मैं शिव कुमार बॉय स्वागत करता हूं आपका नाना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित है, आज अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंतर्गत एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अपने आज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे, जिसमें टॉपिक है समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो करते हैं अपने स्टार्ट, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बालक के विद्यालय में समायोजन में सहायक है। तो सबसे पहले अपने बात करें समायोजन की, तो समायोजन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है सम और दूसरा होता है आयोजन। सम प्लस आयोजन, जिसमें सम का मतलब होता है समान और आयोजन का मतलब होता है स्थिति, मतलब अपने आप को समान स्थिति में डालने वाला, या आप ये कह सकते हो संतुलन बनाना। संतुलन बनाना वही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। भी कैसी भी विपरीत परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को डाल लेना। अब ये प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से कारक विद्यालय बालक के विद्यालय में समायोजन में सहायक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक उपयुक्त पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या, या जिसको आप करिकुलम कहते हैं, ये भी क्या है, विद्यालय में सहायक है। जबकि अध्यापक व विद्यार्थियों के मध्य अंत्यक्रिया, ये भी क्या है, सहायक है। क्योंकि बिना अध्यापक और विद्यार्थी, क्योंकि जो शिक्षण व्यवस्था जो होती है वो तीन के मध्य चलती है। शिक्षण व्यवस्था जो होती है वो तीन के मध्य चलती है। एक तो होता है शिक्षक, है ना, और एक होता है छात्र, और इनके बीच में पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अध्यापक व विद्यार्थियों के मध्य अंत्यक्रिया, और बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बालक की जो व्यक्तिगत विभिन्नता अलग अलग होती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो आईक्यू लेवल है वो अलग अलग है, उसी के अनुसार के उनको पढ़ाना चाहिए। तो ये तीनों ही कारक जो है वो क्या है, बालक के विद्यालय में समायोजन में सहायक है। लेकिन ध्यान रखना कि ये दोनों जो कारक है वो समायोजन में सहायक नहीं है, क्योंकि ये किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, नकारात्मक व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं। नकारात्मक व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि अगर सख्त अनुशासन रखा जाएगा और प्रतियोगिताओं पर बल दिया जाएगा, तो बालक जो है वो क्या हो जाएगा, कुसमायोजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुसमायोजित हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न ये पूछा गया था कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विद्यालय में बालक के समायोजन में सहायक है। तो एक तो ए, और दूसरा है डी, और तीसरा है ई। ए डी ई कौन सा नहीं है, तो बी और सी नहीं है। चलें आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, विधियां दो प्रकार से बढ़ते हैं। इसके अंदर एक तो अपने पढ़ते हैं प्रत्यक्ष विधि, और दूसरे अपने पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि के अंदर अगर बात करें, जैसे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, दूसरा बाधाओं को हटाना, और दूसरा मार्ग खोजना। दूसरा मार्ग खोजना, ये तीनों विधियां या तीन जो कारक है वो क्या है, प्रत्यक्ष विधि के अंदर आते हैं। जबकि बात करें उदात्तीकरण या शोधन, उदात्तीकरण या शोधन या आत्मीकरण की बात करें, ये जो विधियां हैं वो अप्रत्यक्ष है। अब प्रश्न के अंदर ये पूछा गया कि तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां कौन कौन सी है। तो ध्यान रखेंगे, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये भी है, ये भी है, और
समायोजन घटाने की प्रत्यक्ष विधियां कौन सी है? तो दूसरा हमारा खोजना, तो इसमें कौन कौन सी है? ए बी डी, ए बी डी। और कौन सी नहीं है? उदात्तीकरण और शोधन नहीं है, ये कौन सी है? अप्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, ऑप्शन रहेगा पहला। चलें आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कुसंयोजन से विभिन्न प्रकार के विकारों को उनके लक्षणों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब देखो, एक तरफ दे रखा है स्नायु विकार, आदित्य विकार, व्यवहार विकार और इंद्रिय संबंधी विकार। देखो, अगर स्नायु विकार होता है तो व्यक्ति क्या रहता है? एकांकीपन। क्या आएगा? एकांकीपन। उसके बाद आदत विकार होगा तो फड़कना या फड़कन। व्यवहार विकार होगा व्यवहार विकार होगा तो क्या होगा? डराना या धमकाना। और इंद्रिय संबंधी अगर विकार होगा तो मिर्गी। ठीक है, तो दोबारा फिर बता दूं, स्नायु विकार एकांकीपन, आदित्य विकार फड़कन, व्यवहार विकार डराना या धमकाना, इंद्रिय संबंधी विकार का संबंध है मिर्गी से। तो अपने पास क्या बन गया? बी ए डी सी, बी ए डी सी, ऑप्शन पहला। उसके बाद है नाना क्लासेस के ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए इनसे जुड़े। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इन्होंने पूछा है कि सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? ये बात अपने को इन्होंने पूछी है। ये समस्या समाधान करता है, ये बात तो देखो समायोजन होगी तो, क्योंकि ये समस्या समाधान करता है, समायोजन करेंगे अपने। समायोजन, अगर समायोजन की प्रक्रिया अगर है, समायोजनशील है कोई व्यक्ति, तो वो समस्या का समाधान करेगा। ये संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद है समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव संघर्ष से घिरा रहता है, से घिरा रहता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, तो ये बात भी क्या है? सही है। अब इसमें कौन सी है कि समायोजन के कौन सा कथन सही नहीं है? ये निरंतर वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि समायोजन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यही अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जीवन समायोजन की विशिष्ट क्रिया है, समायोजन व्यक्तिक क्रिया है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है, समायोजन शिक्षा से जुड़ा होता है। अब देखो, समायोजन इसने पूछा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके अंदर समायोजन वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का क्या करता है? प्रयत्न करता है, क्योंकि समायोजन एक ऐसी विशिष्ट अवस्था है। ठीक है, उसके बाद है तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? आत्मीकरण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधा का निर्माण, बाधा का निवारण और निर्णय। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? अप्रत्यक्ष विधि का कौन सा है? आत्मीकरण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधा का निवारण या निर्णय। तो अप्रत्यक्ष विधि है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? आत्मीकरण। कौन सा हो जाएगा? आत्मीकरण। उसके बाद नेक्स्ट है, एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, ये उदाहरण निम्नलिखित में से किस रक्षा कवच प्रतिरक्षा से संबंधित है? प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निवारण, प्रतिस्थापन या मार्गंतीकरण। देखो, अगर कोई इसमें क्योंकि एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई, मतलब इसमें जो बड़ा भाई जो है, उसका भाई जो है वो क्या कर रहा है? अपने छोटे भाई तो उसका विरोध नहीं कर सकता, अपने से कमजोर व्यक्ति पर क्या करता है? गुस्सा निकालता है। तो वो विधि हमेशा कौन सी होती है? प्रतिस्थापन विधि होती है। कौन सी होती है? प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद नेक्स्ट है मानसिक आरोग्य विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबंध है, ये किसने कहा? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। इसका है क्रो एंड क्रो का। उसके बाद है कुसंयोजन का कारण नहीं है, कुंठा, गरीबी, शारीरिक बनावट और भागने की प्रवृत्ति। ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही क्या है? कुसंयोजन के कारण है।
कुसमायोजन के कारण है ये। कुंठा भी है, गरीबी भी है, शारीरिक बनावट है, लेकिन भागने की प्रवृत्ति जिसको आप पलायन कहते हो, क्या बोलते हो, पलायन, तो ये क्या है, कुसंयोजन का कारण नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है। निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है। ये अधिगमकर्ता केवल दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। केवल शब्द अपने आप में नकारात्मक व्यवहार को प्रेजेंट करता है। ये अधिगमकर्ता के केवल, यहाँ केवल फिर आ गया, बाद वाले या आगामी व्यवहार को सुधारता है। ये अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। तो ये कोटेक्शन बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये कथन किससे संबंधित था, ये है निर्देशन अधिगमकर्ता से संबंधित था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, कौन सा कथन सही है, बताइए। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, मानसिक रोगों एवं विकारों की रोकथाम, मानसिक रोगों का उपचार, मानसिक रोगों की सूचना, मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, कौन सा मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। मानसिक रोगों एवं विकारों की रोकथाम करना, मानसिक रोगों का उपचार, मानसिक रोग की सूचना, मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा। तो इसमें हो जाएगा मानसिक रोग की सूचना, ठीक है। बाकी क्या है, उसका लक्ष्य है, क्योंकि इनको पूरा करना जरूरी है। उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य में अवांछनीय, जो हम नहीं चाहते, और हानिकारक प्रथाओं का खत्म करने के लिए निचले चरणों में कौन सी तकनीक सबसे उपयोगी होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है विरुचि चिकित्सा या एवर्जन थेरेपी। कौन सा है, विरुचि चिकित्सा या एवर्जन थेरेपी। नेक्स्ट, नानक क्लासेस के ऐप के ऊपर जो सेकंड ग्रेड की जो करंट अफेयर की टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है, वो केवल 99 रुपए में उपलब्ध है। अब है मानसिक स्वास्थ्य, इनमें से एक है गतिशील धारणा, असामान्य धारणा, प्रतिकूल धारणा, अपरिवर्तनीयता। तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होगा, वो डायनेमिक होगा, व्यक्ति क्या होगा, गतिशील होगा। क्योंकि गतिशीलता का मतलब क्या होगा, ये चीजें सारी क्या है, गलत है। गतिशील का मतलब है कि अपने व्यवहार को वो परिस्थिति के अनुसार चेंज करेगा, अपने व्यवहार को परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित करता है। ठीक है, इस गुण को क्या बोलते हैं, गतिशील धारणा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ड्रेवर, C.W. बियर्स, हेडफील्ड, थॉर्नडाइक। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो C.W. बियर्स को दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य हेतु निर्देशन एवं परामर्श में आकलन की अप्रमाणीकृत तकनीकें कौन सी है। अप्रमाणीकृत तकनीकें कौन सी है। देखो, प्रमाणीकृत का मतलब होता है जो मान्य है, ठीक है। इसमें कौन सी है, प्रश्नावली, समाजविधि, व्यक्तित्व परिसूची, अभिक्षमता परिसूची। देखो, इसमें व्यक्तित्व परिसूची और अभिक्षमता परीक्षण जो है वो प्रमाणीकृत है तकनीक, ध्यान रखना। इसमें प्रमाणीकृत का मतलब होता है जो मान्य है, स्टैंडर्ड जो है वो दोनों ही है, व्यक्तित्व वाली और अभिक्षमता। लेकिन अप्रमाणीकृत पूछा इसने, अप्रमाणीकृत में समाजमिति और प्रश्नावली। इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है आत्मविश्वास, ये लक्षण है।
निर्णय लेने की क्षमता है। स्वेगात्मक अस्थिरता, ये बिल्कुल नकारात्मक है। नियमित जीवन गतिविधियां, ये भी है। तो कौन सा रहेगा? ए सी डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? कौन सा कारक नहीं है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, प्रतिकूल प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? गृह कार्य की अधिकता, फेल होने के डर से उत्पन्न होना, शिक्षक की संवेगात्मक स्थिरता, शिक्षकों की ओर से मित्रता की कमी। अब इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभावित करने वाला कार्य नहीं है? गृह कार्य की अधिकता, फेल होने के डर से उत्पन्न होना, शिक्षक की संवेगात्मक स्थिरता। देखो बाकी सारे नेगेटिव है, लेकिन शिक्षक की संवेगात्मक स्थिरता ये क्या है? प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? अपनी अंतः शक्तियों का अनुभव करना, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का अनुरक्षण, बालक की बुद्धि को बढ़ाना, मानसिक बीमारियों की। अब देखो कौन सा स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? अपने अंतः शक्तियों का अनुभव करना, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का अनुरक्षण, बालक की बुद्धि को बढ़ाना का। तो बालक की बुद्धि का बढ़ाना इसका काम है नहीं है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? सावेगीय संतुलन, ये तो है। सामाजिक रूप से अनुकूलनीय, ये भी है। आशावादी दृष्टिकोण, ये भी है। देखो ये भी है, ये भी है, और ये भी है। अधीरता का मतलब होता है जिनके पास धैर्य नहीं है, जिनके पास धैर्य या संयम का अभाव है। वो होती है अधीरता। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नंबर। कौन सी विशेषता नहीं है? उसके बाद नेक्स्ट है, किसी अन्य के व्यवहार व्यक्तित्व लक्षणों को समय द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? मतलब इसका मतलब ये है कि कोई जैसे व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति का आपने अच्छा व्यवहार देखा और वही व्यवहार आप अपने आप में डालना चाहते हैं, कि वैसा का वैसा व्यवहार आप अपने आप में डालना चाहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? किसी अन्य के व्यवहार को, यानी दूसरे के व्यवहार को, व्यक्तित्व लक्षण को समय द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? वो बोलते हैं पहचान या आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पहचान। नेक्स्ट है, समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किससे प्राप्त करने का प्रयास करती है? समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किससे प्राप्त करने का प्रयास करती है? समय और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना, केवल जैविक आवश्यकताओं को पूरा करना, सामाजिक मांगों की अनदेखी करना, बिना किसी प्रबंध के सभी इच्छाओं को पूरा करना। तो समय और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नाना क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और नाना क्लासेस के ऐप के ऊपर आरपीएस सेकंड ग्रेड की 10 मॉडल पेपर उपलब्ध हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, कि जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण, जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है, तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी बनाता है। इस प्रकार के समायोजन तंत्र को क्या कहते हैं? देखो इसमें ये होता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब अपने खुद का दोष जो होता है वो किसी दूसरे पे लगाता है, क्योंकि वो लेट तो किसी कारण हुआ है कि अपनी खुद की लापरवाही के कारण, लेकिन वो दोषी किसको बता रहे हैं? भीड़ को। तो उसको बोलते हैं उचित अपना, मतलब कमी होती है वो दूसरों के ऊपर थोपना। उसके बाद है, यदि किसी विद्यार्थी का अकादमिक गतिविधियों में प्रदर्शन अच्छा नहीं है, अब देखो अकादमिक गतिविधियों में प्रदर्शन अच्छा नहीं है किंतु वह गैर अकादमिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, ये उदाहरण निम्न में से किस समायोजन युक्ति से संबंधित है? मतलब ये कह रहा है कि अकादमिक गतिविधियों में प्रदर्शन अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरी जो गैर अकादमिक गतिविधियों में है ना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है, मतलब उस चीज की वो क्या कर रहा है? पूर्ति कर रहा है। कि जैसे मान लीजिए किसी लड़की का मतलब कद छोटा है, तो वो क्या कर रहा है? हाई हील के सैंडल पहन दिए, तो ताकि वो क्या कि लंबाई उसकी अच्छी दिखाई दे, तो वो क्या होती है? क्षतिपूर्ति। ऐसा ही कुछ इसमें हो रहा है कि मतलब जो कमी होती है उस कमी को दूर करने के लिए प्रयास करना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी छात्र को स्कूल हॉकी टीम के लिए नहीं चुना जाता, जब किसी छात्र को स्कूल हॉकी टीम के लिए नहीं चुना जाता, तो वह कहता है कि वह खुद का चयन नहीं करना चाहता था,
क्योंकि अधिकांश चयनित छात्र असफल हो जाते हैं। ये छात्र द्वारा उपयोग की जाने वाली रक्षात्मक युक्ति है। अब देखो इसमें भी वो क्या कह रहे हैं कि वो उसको क्या है कि हॉकी की टीम के लिए चुना नहीं जाता, लेकिन वो खुद क्या कह रहा है कि मैंने खुद ये फैसला लिया है, क्योंकि जो मतलब चयनित जो हो जाते हैं ना, वो विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो ये अपने खुद की जो कमी है वही क्या कर रहा है, छुपा रहा है ना। इसको बोलते हैं प्रक्षेपण। क्या होता है, प्रक्षेपण। नहीं, प्रक्षेपण नहीं होगा, ये होगा तर्क संगतीकरण। कौन सा होगा, तर्क संगतीकरण। परीक्षा में खराब अंक लाने के कारण माता पिता द्वारा दंडित किया गया बच्चा अनावश्यक रूप से गले के कुत्ते को पीटकर आक्रामक भावना प्रदर्शित कर सकता है। ये घटना किसका उदाहरण है? क्योंकि अब देखो उसके परीक्षा में कम अंक आए, उसके द्वारा उसके माता पिता ने क्या किया, उसको दंडित किया, पिटाई की। तो आवश्यक अनावश्यक रूप से उसने कुत्ते को पिटाई की, तो उसका मतलब उसने क्या कर दिया, उसका विस्थापन कर दिया। उसके बाद है, जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेकर उच्च सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो वह रक्षात्मक युक्ति कहलाती है। जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेकर उच्च सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिगमन, उदात्तीकरण या तर्क शक्तिकरण। तो उसको बोलते हैं उदात्तीकरण। क्या बोलते हैं? उदात्तीकरण। समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया, लेख से हटकर रूढ़ि मुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह है अपने अध्यापक के निर्देशों की अवज्ञा कर रहा था, उसे अपने अध्यापक पर विश्वास नहीं था, अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। क्योंकि वो अध्यापक के द्वारा कुछ बताया जा रहा है, उसके अलावा ही कुछ अलग बता रहा है, तो उसका मतलब है वो खुद की क्षमता का उपयोग कर रहा है। ये है अपसारी क्षमता का उपयोग कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। उसके बाद है, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है, तो ये भी क्या है, प्रतिस्थापन है, क्योंकि उसने अपने चेंज कर लिया। उसके बाद है, जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा लेता है तो समायोजन की। जानबूझकर अगर वो किसी चीज को दबा रहा है तो वो दमन है, लेकिन शांतिपूर्वक दबा रहा है तो वो समन होता है। दमन और समन दो प्रकार की घटनाएं होती है। जब प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनका समन किया जाता है, मतलब शांतिपूर्वक उन चीजों को दबा दिया जाता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो जानबूझकर जबरदस्ती अपने दबा लेते हैं, वो होती है दमन। जैसे प्रतिदिन जो घरेलू जो कार्य जो घरेलू जो संबंधित जो समस्याएं जो होती है ना, उनका व्यक्ति प्रतिदिन क्या करता है, समन करता है, क्योंकि उनको पता है कि प्रतिदिन की जो घटनाएं, मतलब प्रतिदिन की दैनिक दिनचर्या है, उसके छोटी मोटी चीजें होती रहती है। अगर वो उन चीजों की पूर्ति करना चाहेगा तो क्या होगा कि घर का जो माहौल है वो बिगड़ेगा, इसलिए वो क्या करता है, शांतिपूर्वक उन चीजों को दबा लेता है। और अगर जबरदस्ती दबानी पड़े तो वो होता है दमन, और शांतिपूर्वक दबानी पड़े तो समन है। उसके बाद है, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति, ठीक है, अगर समायोजन नहीं कर पाया तो इससे घिरा रहेगा, बिल्कुल बात सही है। ये संतुलन प्रदान करता है, ठीक है। ये समस्या का समाधान करता है, ये भी ठीक है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यही अपना उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, नाना क्लासेस के ऐप के ऊपर 10 मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? लक्ष्यों का विश्लेषण, रक्षात्मक युक्तियां, अवधान प्राप्ति, प्रत्यक्ष बाधा निर्माण। तो इसको बोलते हैं रक्षात्मक युक्तियां। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? दमन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन। ये तो सारे के सारे क्या हैं, अप्रत्यक्ष है। और ये है प्रत्यक्ष। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है।
एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, है ना, दोनों तरफ द्वंद में रहना कि ये करूं या वो करूं, एक साथ दो परिस्थितियां। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे, जुनूनी सोच, बीमारी का डर, विक्षति, भय और चिंता से मुक्ति। समायोजन को बढ़ावा वही देगी क्या होगी, जहां चिंता से मुक्ति होगी और भय का डर नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तनाव, कुंठा, चिंता और द्वंद। अब देखो इसमें कुसमय कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है, तो निर्णय किस में लिया जाता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो द्वंद होता है वो, कि जब दो समान परिस्थितियों में किसी एक का चयन करना हो तो वो क्या कहलाता है, कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, द्वंद। उसके बाद है समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो समायोजन के लिए जो भी युक्तियां है ना, रक्षात्मक युक्तियों के लिए उनका जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था सिगमंड फ्राइड द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कुसंयोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता। तो अगर कोई व्यक्ति कुसंयोजन होगा ना तो वो क्या हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा, उसका जो व्यवहार हो जाएगा वो अग्रेसिव हो जाएगा, अग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, मतलब वो किसी चीज को स्वीकार नहीं, आक्रामकता आएगी उसमें। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि कुसंयोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? इमिल क्रेपलिन, सिगमंड फ्राइड, अब्राहम मेस्लो, कार्ल रोजर्स। दोनों ही क्या है, आधुनिक मानवतावाद से संबंधित है। तो ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम ये बताया कि व्यक्ति चिंताओं से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का उपयोग करता है? चिंताओं से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का उपयोग करता है, ये बात भी किसने की थी, सिगमंड फ्राइड ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, शोधन। निम्नलिखित में से क्या है, जब चेतना के व्यवहार अचेतन में प्रतीत होते हैं? जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है, जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास करता है, उपरोक्त में से तो व्यक्ति क्या करता है, शोधन का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कलात्मक व रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है और उस समस्या का क्या करता है, हल करता है, तो वही क्या कहलाता है, शोधन कहलाता है। समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? स्वेगात्मक अस्थिरता, ये तो नहीं पाई जाती, कुंठा भी नहीं पाई जाती, तनाव भी नहीं होता, साहसी एवं समस्या समाधान युक्त व्यवहार ये पाया जाता है। और ये सारी सारी की चीजें क्या होगी, कुसमायोजित व्यक्ति की होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य पाने में असफल रहता है, इससे वह निराश न होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है, क्योंकि वो अपना धैर्य खोता नहीं है, निराश नहीं होता है और अपनी तैयारी को क्या करता है, बेहतर रखता है और उससे भी बढ़िया प्रयास करके वो सफलता को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है और इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया? देखो, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है। अब गलतियों को स्वीकार करना चाहता है मतलब ये क्या है, सकारात्मक व्यवहार है, मतलब एक एक साथ दो प्रकार की परिस्थिति आ जाए, पर वो क्या कर रहा है, शिक्षक के द्वारा बचना भी चाह रहे हैं, ये नकारात्मक व्यवहार है। एक साथ दो प्रकार की स्थिति, तो ये किसका प्रकार है, एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट का प्रकार है, मतलब द्वंद, मतलब एक तरफ सकारात्मक और एक तरफ नकारात्मक। तो इसमें कौन सा होगा, पद्धति पद्धति विरोधाभासी वर्जन या पद्धति वर्जन, सकारात्मक और नकारात्मक, है ना।
अप्रोच और अवॉइडनेस होगा। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया में कमी है, मतलब शैशव काल की बात कर रहे हैं, तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? ये है शैशव संलीनता, इन्फेंट ऑटिज्म। नेक्स्ट है तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाती है। तो जैसा कि आपको विदित है, ये शिक्षा मनोविज्ञान की जो पुस्तक है ये बाजार में उपलब्ध है, और जिसी के अंतर्गत जो क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है वो नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको करवाई जा रही है। तो ये समायोजन में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि जो भी मैटर यहाँ उपलब्ध करवाया जा रहा है वो आपको भली भांति समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।